आज हम लोग को पढ़ना है मेटाबॉलिज्म के बारे में। यानी हम लोग सजीव का गुण देख रहे थे, अभी सजीवों के गुण के बारे में पढ़ रहे थे, कैरेक्टर। यानी सजीव का क्या क्या कैरेक्टर हो सकता है। तो सजीव के गुण में सबसे पहले हम आपको बताए हुए थे कि जितने भी सजीव होते हैं सब कोशिका के मिलने से बने होते हैं, यानी सब में कोशिकीय संगठन होता है। बताया गया था ये क्लास में आप लोग को। यानी जितने भी सजीव है ना, सब के सब कोशिका के मिलने से बने हैं, यानी उनके शरीर कोश में कोशिकीय संगठन हुआ है। तो हम आप लोग को बता दिए थे। एक चीज और हम आप लोग को टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में नहीं बताए हैं। अभी रुक जाइए, मेटाबॉलिज्म को थोड़ा होल्ड करते हैं। एक टॉपिक हम लोग का बीच में छूट रहा है, उसको पढ़ के तब लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए एक हेडिंग डाल, स्टार पॉइंट करके लिखना है, ऑन द बेसिस ऑफ। शायद हम पिछले क्लास में ये बोले थे कि पढ़ाने वाले हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल, on the basis of number of cell, organisms are of two types। क्या बोला गया? on the basis of number of cell, organisms are of two types। यानी कि कोशिका के संख्या के आधार पर, क्या बोलेंगे, कोशिका के संख्या के आधार पर, संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। जीव दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जीव के कितने प्रकार होता है जी? दो प्रकार होता है। तो याद रखना है, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के। कोशिका के संख्या के आधार पर, कोशिका के संख्या के आधार पर जीव दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन दो प्रकार है जीव का? तो सबसे पहली बात, कुछ जीवों में एक कोशिका होता है और कुछ जीवों में एक से अधिक कोशिका हो सकता है। अगर मान लीजिए बाबू हम आपको बोलें कि चलिए आप जीवों को एक बार बांटिए दो भागों में, उनको कोशिका के संख्या के आधार पर देखते हैं कि आप कैसे बांटते हैं। तो आप बोलिएगा सर, जीव को अगर हम कोशिका के संख्या के आधार पर बांटेंगे तो मान लीजिए हम ये बोल सकते हैं कि कुछ जीव ऐसे होंगे जिसमें एक कोशिका होगा। मतलब अगर आप बांटिएगा जीव को कोशिका के संख्या के आधार पर, तो आप बोलिएगा सर कुछ जीव ऐसे होंगे जिसमें केवल एक कोशिका होगा। यानी जिसमें हो सकता है कि कुछ जीव सिंगल सेल के मिलने से बने हो, यानी जिनके पूरे शरीर में एकल कोशिका हो, यानी एक ही कोशिका हो। या फिर हो सकता है कुछ जीव जिसमें मोर देन वन सेल, यानी एक से अधिक कोशिका हो। क्या बोला गया? या तो एक कोशिका या फिर एक से अधिक कोशिका हो, यही ना हो सकता है। तो दो तरह के कोशिका हो सकता है, दो तरह से। यानी जीव जो होंगे ये दो तरह से हो सकते हैं सर। या तो जीवों में एक कोशिका हो सकता है, सिंगल सेल हो सकता है, या फिर जीव में एक से अधिक कोशिका यानी कि मोर देन वन सेल हो सकता है। अच्छा, अगर मान लीजिए किसी भी जीव में सिंगल सेल अगर होगा, एकल कोशिका हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? तो वैसे जीव जिनके शरीर में एक ही कोशिका हो, यानी वो एक ही कोशिका के मिलने से बने हो, उन्हें क्या कहा जाता है? तो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। बात समझ में आया? एक कोशिकीय जीव। इसी को आप लिख सकते हैं एक और नाम से, या और मतलब अथवा होता है, अथवा आप चाहें तो एक और नाम से लिख सकते हैं, क्या? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। हिंदी में इसको क्या बोलिएगा? यूनि मतलब क्या होता है बाबू? यूनि मतलब एक, चाहे सिंगल मतलब ही एक होता है। सेल्ड चाहे सेलुलर मतलब कोशिकीय, यानी एक कोशिकीय। और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी एक कोशिकीय जीव। तो अगर कोई आपसे पूछेगा एक कोशिकीय जीव क्या है, तो क्या बोलिएगा? वैसे जीव जिनका पूरा शरीर एक ही कोशिका के मिलने से बना हो, उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। बात समझ में आया? एक कोशिकीय जीव किसको कहते हैं? वैसा जीव जिसमें
एक ही कोशिका, जो एक ही कोशिका के मिलने से बने हो उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है, यानी दी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल। बस समझ में आया? दी ऑर्गेनिज्म विच आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल आर कॉल्ड सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। आया समझ में? अच्छा, अब आते हैं, हम देखते हैं, मान लीजिए हो सकता है कि कुछ जीव एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होंगे। तो जो भी जीव एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हुए होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? बोलिए, उनको क्या कहा जाएगा? तो सर कॉल्ड। कॉल्ड मतलब कहा जाता है। COLLED, कॉल्ड को हिंदी में बोलते हैं कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है, यानी कि उस जीव को क्या कहा जाता है बाबू? जो एक से अधिक कोशिका के मिलने से बने होते हैं मल्टी। मल्टी मतलब तो बहुत सारा होता है, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। बात समझ में आया? हिंदी में कैसे कहिएगा? मल्टी मतलब बहुत, यानी बहु, यहां लगाएंगे बहु। और सेलुलर मतलब कोशिकीय, बहु कोशिकीय। और ऑर्गेनिज्म मतलब जीव, यानी बहु कोशिकीय जीव कहलाते हैं। बात समझ में आया? तो अगर मान लीजिए कि आपको बोला जाए कि कोशिका के संख्या के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटिएगा, तो एक बात याद रखना है कि सर अगर हम जीवों को बांटेंगे कोशिका की संख्या के आधार पर, तो हो सकता है कि हम बोल दें कि जिसमें एक कोशिका होगा वो एक कोशिका कोशिकीय जीव, और जिसमें एक से अधिक कोशिका होगा वो बहुकोशिकीय जीव। यानी दो ही तरह से बांट सकते हैं, या तो एक सेल वाला, नहीं तो एक से अधिक सेल वाला। तो अब चलिए इस तरह याद रखिएगा कि जीवों को उनके कोशिका के संख्या के आधार पर दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन? एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। इसको अब यहां से उतारिए, आप लोग नोट कर लेंगे। ठीक है, यानी कि ऑर्गेनिज्म, जीव जो है कोशिका के संख्या के आधार पर दो भागों में बांटे गए हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। वैसे जीव जिसमें कोशिका का संख्या सिर्फ एक होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाएगा, और वैसे जीव जिसमें कोशिका का संख्या एक से अधिक होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाएगा। अब हम लोग को जानना है कि आखिर ये एग्जाम्पल इनका, कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीव कौन कौन होते हैं। ठीक है, तो इनका अब हम लोग एग्जाम्पल देखा जाएगा कि एक कोशिकीय जीव का और बहुकोशिकीय जीव का। तो अब पहला नंबर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखकर एरो दीजिए। पहला नंबर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखकर एरो देना है। अब आ जाइए नेक्स्ट पॉइंट पे। पहला नंबर में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म यानी एक कोशिकीय जीव। ठीक है, लिखकर एरो दीजिए। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिखकर, ऑर्गेनिजम्स लिखकर हेडिंग डालेंगे, यानी एक कोशिकीय जीव। अब ये एक कोशिकीय जीव किसको कहा जाता है? तो वैसे जीव जो एक ही कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाएगा। तो डिफाइन खुद से कर सकते हैं, कैसे लिखिएगा? बोलिए तो। दी ऑर्गेनिजम्स which are the organisms which are formed by, या the organisms which are made up of, which are formed by single cell are called unicellular ऑर्गेनिज्म। यानी इसका मतलब क्या हुआ? वैसे जीव जो एक कोशिका, वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बना हो, वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बना हो
वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बना हो उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। बात समझ में आया? वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बना हो, एक कोशिकीय जीव, उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। जैसे में कौन कौन से जीव होंगे जो एक कोशिका के मिलने से बने हुए हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कौन कौन सा जीव है जो एक ही कोशिकाओं के मिलने से बना हुआ है। तो कल के क्लास में आप लोग को हम बताए हुए थे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया के बारे में बताए थे। एम प्रो एफ पी ऐसा बात बोले थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। उसमें हम आपको बताए थे कि मोनेरा जगत जो होता है और प्रोटिस्टा जगत यही एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं। बाकी फंजाई पौधा और एनिमेलिया जंतु, जितने भी एनिमल होते हैं, जितने भी पौधे होते हैं, जितने भी कवक होते हैं, सब बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन ये अमीबा, पैरामीशियम, बैक्टीरिया, यूग्लिना यानी मोनेरा तथा प्रोटिस्टा, ये दोनों के दोनों एक कोशिकीय होते हैं, ऐसा हम आप लोग को बताए हुए थे। तो चलिए पहले हम लोग इसका एग्जाम्पल लिख लिया जाए। कौन कौन हो जाएगा इसमें सर? अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ईस्ट। ठीक है, किसी का बाकी है क्या ऊपर में? अच्छा, यहीं से तो उतार लीजिए। यानी वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं उसे एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, अब एक कोशिकीय जीव कौन कौन होगा? तो जैसे अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सब के सब एक ही कोशिका के मिलने से बने होते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए अमीबा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का मतलब क्या होता है बाबू? जीवाणु, बैक्टीरिया। पैरामीशियम, पैरामीशियम। प्रोटोजोआ, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम और ईस्ट। ईस्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? खमीर बोलते हैं, इत्यादि। ये सब के सब एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछता है एक कोशिकीय जीव किसको कहा जाएगा तो बता सकते हैं कौन कौन? देखिए एग्जाम्पल में पूछा जाता है निम्नलिखित में से कितने जीव एक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, तो वैसे आपको बताना होगा। तो ये कोशिकीय जीव हुआ। अब अगर हम बात करें बहुकोशिकीय जीव का, यानी वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं, उन्हें क्या बोला जाएगा? बहुकोशिकीय जीव। तो सेकंड नंबर अभी लिखेंगे आप लोग, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिज्म। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म को हिंदी में बोलते हैं क्या? बहु कोशिकीय जीव। बात समझ में आया? बहु कोशिकीय जीव। तो बहु कोशिकीय जीव किसको कहा जाएगा? वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिका के मिलने से बने हो उसे बहु कोशिकीय जीव कहा जाता है। हो गया? चलिए नेक्स्ट पॉइंट उतार लिए सब लोग एग्जाम्पल, आगे बढ़ाया जाए। किसी का बाकी नहीं ना है? छूट गया क्या? उतारिए, थोड़ा जल्दी उतारिए। चलिए अब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या लिखेंगे बाबू? दी ऑर्गेनिज्म। बोलिए वैसे ही डिफिनेशन आप लोग को बताना है, कैसे बोलिएगा? जैसे ऊपर लिखवाए दी ऑर्गेनिज्म which are formed by the organism which are formed by, क्या बोलेंगे? more than one cell, more than one cells are called multicellular multicellular organisms। यानी बहुकोशिकीय जीव किसको कहा जाता है? तो कोशिका का वैसा प्रकार, सॉरी जीव का वैसा प्रकार या फिर वैसे जीव, वैसे लिखेंगे कैसे? वैसे जीव जो एक से अधिक, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना हो, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हो, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हो उसे बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। आया समझ में? बहुकोशिकीय जीव क्या है? यानी वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हो बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल, आखिर इसमें कौन कौन से जीव आते हैं जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं? कौन कौन जीव आएगा जी इसमें? हो जाएगा सर मोनेरा प्रोटिस्टा को छोड़कर बाकी फंजाई। फंजाई मतलब कवक। तो बाबू ये वो कवक को छोड़कर, कौन सा कवक? ईस्ट को छोड़कर, एक्सेप्ट ईस्ट। एक्सेप्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? को छोड़कर। किसको छोड़कर? एक्सेप्ट ईस्ट। यानी इसका मतलब लिख लीजिए ना, खमीर को छोड़कर। खमीर को छोड़कर, इसका मतलब हो गया खमीर को छोड़कर। ईस्ट जो होता है ना, ये भी एक तरह का फंजाई है, कवक है। लेकिन ईस्ट कौन सा कवक है? एक कोशिका के मिलने से बना हुआ कवक है, याद रखिएगा। ऐसे जितने भी फंजाई होते हैं सब के सब मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। जितने भी फंजाई है, जितना भी कवक है, सब के सब एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं। लेकिन
उसमें एक ईस्ट जो होता है ये केवल एक ही कोशिका के मिलने से बना हुआ होता है। बात समझ में आया? ईस्ट क्या है? ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, फंजाई है। बात समझ में आया? ईस्ट जो है, आप ऊपर वाला जो पॉइंट लिखे ना ईस्ट के बारे में, तो आप चाहें तो ईस्ट में लिख सकते हैं। ईस्ट जो खमीर आप बताए हैं, ईस्ट ब्रेड का निर्माण इसके द्वारा ही होता है। ठीक है, तो ईस्ट जो होता है ये यूनिसेलुलर होता है। यूनिसेलुलर क्या होता है? ये यूनिसेलुलर फंजाई होता है। ऐसे तो जितने भी फंजाई है सबके सब क्या होता है? मल्टी सेलुलर, बहुकोशिकीय होता है। लेकिन एक ईस्ट है जिसका नाम है क्या? ये फंजाई, सॉरी ईस्ट। ईस्ट एक ऐसा फंजाई है जो एक ही कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, यानी कि एक कोशिकीय कवक। अगर आपसे पूछा जाए एक कोशिकीय कवक का नाम बताइए तो क्या बोलिएगा? ईस्ट। ईस्ट जो है एक कोशिकीय कवक है, यानी एक ही कोशिका के मिलने से बना होता है। बाकी जितना भी फंजाई है सबके सब क्या होता है? बहुकोशिकीय होता है। ठीक, उसको उतार लीजिएगा, ईस्ट के बगल में एरो देकर लिख लेंगे यूनिसेलुलर फंजाई। ठीक है, एक कोशिकीय कवक। ईस्ट क्या होता है? एक कोशिकीय कवक होता है। नहीं तो जितने भी ईस्ट हैं सबके सब मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। हाँ, अब बहुकोशिकीय में हम जो लिखे हैं वहां फंजाई लिखे हैं, वहां ईस्ट नहीं होगा। नहीं समझे बात को? देखिए, कहने का मतलब, पहले सुनिएगा जरा ध्यान से। हम ये बोलना चाहते हैं, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना भी फंजाई है इस पृथ्वी पर सबके सब बहुकोशिकीय होते हैं, यानी मल्टी सेलुलर होते हैं। लेकिन कौन से फंजाई को छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर। ईस्ट एक फंजाई है जो एक ही कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। बस समझ में आया? ईस्ट जो है एक ऐसा फंजाई है जो एक ही कोशिका के मिलने से बना होता है। ठीक है, हाँ, तो ये बात याद रखना है आप लोग को। इसीलिए हम आपको लिखवाए हैं कि ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, लेकिन फंजाई सब बहुकोशिकीय है। कौन? बहुकोशिकीय फंजाई जितना है सबके सब क्या है? बहुकोशिकीय है। कौन सा फंजाई को छोड़कर? ईस्ट को छोड़कर। इसीलिए हम ब्रैकेट में लिख दिए हैं ईस्ट को छोड़कर, यानी खमीर को छोड़कर। खमीर भी एक फंजाई ही है, लेकिन वो एक कोशिका के मिलने से बना होता है। कवक, फंजाई को कभी देखें? फंजाई को कितने लोग देखे हैं जी? कहाँ देखे हैं ना? वो तो शैवाल है, अलगी है, जिसको काई बोलते हैं अपने कॉमन भाषा में। मशरूम देखे हैं? मशरूम, मशरूम का सब्जी खाया जाता है, कुकुरमुत्ता बोलते हैं उसको कॉमन भाषा में। तो मशरूम जो है एक फंजाई है, कवक है। अच्छा, गर्मी का दिन आ रहा है, अब गर्मी के दिन में पसीना होगा, कीच काच होगा, तो समझिए अब दिनाए सब निकलना शुरू होगा। धीरे धीरे पसीना होगा तो उस पर दिनाए निकलेगा, फोड़ा फुंसी निकलेगा, लाल लाल चकता होने लगता है, देखिएगा दिनाए। तो ये सब, ये जितना दिनाए उनाए वाला समस्या देख रहे हैं, दिनाए किसके कारण होता है? दिनाए जो है वो फंजाइए के कारण हो रहा है, वो कवक है। अच्छा, उसके बाद आप लोग गर्मी के, ये बरसात के मौसम में ब्रेड खाते होइएगा, तो ब्रेडवा को खोल के आप लोग रख देते हैं, 3-4 को ब्रेड निकाल के खाए, बाकी को वैसे ही मोड़ के रख दिए। 2 दिन के बाद देखते हैं तो उसमें भूअरी लग जाता है, तो वो क्या है? फंजाई है, कवक है। बात समझ में आया? यानी फंगस लग गया है। अच्छा, उसके बाद आप संतरा को देखे होइएगा, कभी कभी संतरा को जैसे ही फाड़ने के लिए जाते हैं, पता चला उसी में उंगली घुस जाता है और उतना दूर वो सड़ा हुआ टाइप का दिखता है, या उस पर ब्लैक रॉट लग जाता है, काला धब्बा लग जाता है। क्या है? फंजाई है। गेहूं के ऊपर में देखिएगा, गेहूं का जो दाना होता है उसके ऊपर में काले रंग का दाना, काला काला धब्बा पकड़ लेता है, वो क्या है? फंजाई है, कवक है। ठीक है, अच्छा, तो फंजाई, फंजाई के बाद जो है जितने भी प्लांट्स हैं बाबू, यानी पौधा, सब के सब एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने हैं। ठीक है, फंजाई के बाद जितना भी प्लांट्स है यानी पौधा है, सब के सब एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है। ठीक है, फंजाई, प्लांट्स। उसी तरह एनिमल्स की अगर हम लोग बात करें, एनिमल्स यानी जंतु, जितने भी जंतु हैं
गाय भैंस कुत्ता बिल्ली बैल बोका बकरी सब के सब क्या होता है जी, बहुकोशिकीय होता है, यानी एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना है। एक मतलब स्पष्ट रूप से एक बात को समझ लीजिए बाबू, आप जिसको खुले आंखों से देखते हैं वो बहुकोशिकीय है, और जिसको खुले आंखों से नहीं देख पाते हैं, जिसको देखने के लिए सूक्ष्मदर्शियों की जरूरत पड़ती है, अपने खुले आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, मतलब वो सब के सब एक कोशिकीय है। बस समझ में आया? अच्छा, तो एनिमल्स, ह्यूमन, मनुष्य भी लिख लीजिए, खैर हम लोग तो एनिमल्स में आते ही हैं, लेकिन फिर भी अलग से लिख लीजिए, नहीं तो कहीं मान लीजिए मनुष्य के बारे में पूछ दिया एक कोशिकीय होता है तो कि बहुकोशिकीय, तो आप लोग कहिएगा सर लिखवाए ही नहीं थे, सर तो एनिमल लिखवाए थे, ह्यूमन थोड़े लिखवाए थे, एटसेट्रा इत्यादि। बात समझ में आया? वैसे जीव जो एक कोशिका के मिलने से बने होते हैं एक कोशिकीय जीव कहलाते हैं, वैसे जीव जो एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बने होते हैं बहुकोशिकीय जीव कहलाते हैं। अब आइए, अब ये एक कोशिकीय बहुकोशिकीय का झमेला खत्म हो गया। अब हम लोग एक नया टॉपिक पे आते हैं, सजीव का एक नया लक्षण, सजीव का एक नया गुण जो होता है मेटाबॉलिज्म यानी उपापचयन। हम जितना भी सजीव हैं इस पृथ्वी पर, जितने भी सजीव हैं सब में रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, होता है कि नहीं जी? केमिकल रिएक्शन होता है कि नहीं? सर केमिकल रिएक्शन नहीं होता तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे छोड़ते? चलिए हो गया। अब एक नया टॉपिक पे आते हैं, एक हेडिंग डालेंगे आप लोग, क्या? मेटाबॉलिज्म। हटा दिया जाए बाबू, किसी का बाकी तो नहीं है ना? बाकी है क्या आपका? हाँ, आप ही बार बार फंस जा रहे हैं काहे जी? जल्दी लिखिए। हाथ का उपयोग थोड़ा घर पे ज्यादा करिए लिखने में, ठीक है, ताकि आपका हाथ तेज थोड़ा काम करे। मोबाइल चलाने में, ये टाइपिंग में कम ध्यान दीजिए, टाइपिंग करते करते जो है ना लिखावट वाला जो है ये स्लो हो गया है। हो गया। चलिए अब एक नया टॉपिक हेडिंग डालिए बाबू, मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? उपापचयन, ठीक है, उपापचयन मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या होता है बाबू, उपापचयन क्या होता है? द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। यानी इसका मतलब होता है हमारे शरीर में होने वाले जितना भी रासायनिक अभिक्रिया है उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे? उपापचयन कहा जाएगा, ठीक है। हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। अगर हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन नहीं होता, रासायनिक अभिक्रिया नहीं होता, तो भाई हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे छोड़ते हैं? सोचिए, हम ले रहे हैं ऑक्सीजन लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड को जो छोड़ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कि भाई कहीं ना कहीं हमारे शरीर में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है। दूसरी बात कि जब आप भोजन लेते हैं तो उस भोजन का डाइजेशन यानी पाचन करते हैं। फूड का डाइजेशन होता है ना जी, पाचन होता है ना। भोजन जब आप लेते हैं तो भोजन स्टोमैक में, आमाशय में 4 से 5 घंटे तक स्टोर होता है कि नहीं? तो 4 से 5 घंटे तक भोजन स्टोर हो रहा है, स्टोर होकर
उसका डाइजेशन होगा, मतलब उसको तोड़ा जाएगा और तोड़कर उससे अलग अलग जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल ये भोजन से आपको प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जाहिर सी बात है, इससे आप कह सकते हैं कि चलिए हमारे शरीर में भी क्या हो रहा है, उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म होता है। तो इस पृथ्वी पर जितने भी सजीव हैं सब में रासायनिक अभिक्रिया होता ही होता है। तो इसलिए आप लिखेंगे उपापचयन क्या है, तो द सम मतलब क्या होता है, योग यानी जोड़, द सम टोटल ऑफ, टोटल मतलब कुल, द सम टोटल ऑफ ऑल द all the all the chemical, the sum total of all the chemical, the sum total of all the chemical reaction occurring in our body are called मेटाबॉलिज्म। इसका मतलब होता है द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन आवर बॉडी आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म, यानी हमारे शरीर में होने वाले, हमारे शरीर में होने वाले, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग, सभी रासायनिक, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन चयन कहलाता है। बस समझ में आया, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग उपापचयन कहलाता है। लिख लिया, हमारे शरीर में होने वाले सभी रासायनिक अभिक्रियाओं का योग क्या कहलाता है बाबू, उपापचयन कहलाता है। लिखा गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में आइए। The sum total of all the chemical reaction occurring in our body are called metabolism। अच्छा, अब उपापचयन कितने प्रकार के होंगे, दो प्रकार के, बाकी नहीं ना किसी का। अब देखिए बाबू, मेटाबॉलिज्म जो होता है ये दो तरह से होता है। देखिए हमारे शरीर में जो रासायनिक अभिक्रिया होता है ना, वो दो तरह से होता है। कुछ चीजें हमारे बॉडी में टूटता है और कुछ चीजें हमारे बॉडी में बनता है। मतलब हमारे शरीर में केमिकल रिएक्शन दो तरह से होता है। तो केमिकल रिएक्शन जब भी होता है तो कुछ चीजें तो है जो टूट रहा है और टूट कर कुछ चीजें है जिसका निर्माण हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि आप भोजन करते हैं, तो भोजन करने के बाद आप फूड लेते हैं, तो फूड आप जब लेते हैं तो टूटता है कि नहीं भोजन, यानी डाइजेशन होता है, पाचन होता है। मतलब आपने जो भोजन लिया है, चावल, दाल, सब्जी, अंडा, चिकन, मटन, दही, दूध, जो भी चीज आप खा रहे हैं, घी, ये सब खाने के बाद आपके आमाशय के अंदर उसका पाचन होता है, यानी कि डाइजेशन होता है। और डाइजेशन होने के बाद उससे आपको, यानी वो टूटता है और टूट कर उससे आपका बनता क्या है, तो सर उससे हमको मिलता है कार्बोहाइड्रेट, उससे हमको प्रोटीन मिलता है, फैट मिलता है, विटामिन मिलता है, मिनरल, खनिज मिलता है। तो भोजन में, भोजन से जो हमको प्राप्त होता है उसको हम पोषक तत्व कहते हैं, यानी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स में हम लोग को कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन और मिनरल ये सभी मौजूद होते हैं। तो जब ये पांचों पोषक तत्व हमको मिलते हैं तो उसके कारण हमारे शरीर का क्या होता है, ग्रोथ होता है, विकास होता है, वृद्धि होता है। हम लोगों में क्या प्राप्त होता है, हम लोग को न्यूट्रिशन यानी पोषण प्राप्त होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग को उससे फायदा जो हो रहा है, माने निर्माण हो रहा है ना शरीर में, और टूट जो रहा है
तो ये दो तरह का इसमें प्रोसेस हो गया। यानी जब भी हमारे बॉडी में केमिकल रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रियाएं होगी, तो इसमें दो तरह का प्रक्रिया होता है, एक का निर्माण होता है और दूसरे का टूटना होता है, टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। तो अब आइए इसमें मेटाबॉलिज्म को एक बार समझा जाए, मेटाबॉलिज्म के प्रकार को समझा जाए। उपापचयन जो है, उपापचयन जो है ये दो तरह का होता है। मेटाबॉलिज्म दो तरह का होता है। एक होता है जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, ठीक है, ये सी है कैटाबॉलिज्म। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म को हिंदी में बोलते हैं बाबू अपचयन, अपचयन, और एनाबॉलिज्म को हिंदी में कहते हैं उपचयन। यानी उपापचयन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। अब जरा ध्यान से बोर्ड पे पहले समझेंगे, अभी किसी को नहीं लिखना है, समझिए पहले इसको। देखिए अब एक चीज समझिएगा बाबू, मान लीजिए कि मेटाबॉलिज्म जो है सर दो तरह का होता है। एक में कैटाबॉलिज्म होता है यानी कि अपचयन होता है, मतलब इसमें टूटता है, और एक में एनाबॉलिज्म होता है यानी कि उपचयन होता है जिसमें बनता है, यानी निर्माण होता है। तो मान लीजिए सर कि जो अगर यहाँ टूट रहा है तो टूटेगा, जैसे मान लीजिए ये आपके पास में एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, कुछ जटिल अवस्था है। मान लीजिए भोजन का ही जटिल अवस्था हो, तो कुछ चीजें आपके पास में है जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म मतलब हुआ जटिल अवस्था, जटिल अवस्था, अवस्था। कॉम्प्लेक्स को हिंदी में कहते हैं बाबू जटिल, यानी ठोस चीजें है। जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई पत्थर है बड़ा सा, अब उस पत्थर को अब आप क्या करिएगा, उसको अब आप छोटा छोटा बनाना है, यानी छोटे छोटे फॉर्म में बदल देना है, कंकड़ पत्थर में बदल देना। तो क्या करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ा में बदलने के लिए क्या करिएगा सर, इसको तोड़ेंगे, क्या करिएगा जी, ब्रेक डाउन करेंगे, यानी तोड़ना, ब्रेक डाउन मतलब तोड़ना, इसको तोड़ा जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ, जैसे ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म यानी जटिल अवस्था में जो था, ये जटिल अवस्था से टूटकर किस में बदल गया, इसका ब्रेकडाउन हुआ, और ब्रेकडाउन के बाद यानी टूटकर यह सिंपल फॉर्म में बदल जाता है। बदल रहा है कि नहीं, ये सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म मतलब होता है सामान्य अवस्था, चाहे सरल अवस्था। बात समझ में आया, यह सरल अवस्था या सिंपल अवस्था में बदल जाता है, सरल अवस्था में बदल जाता है। तो क्या बोले हैं, उपापचयन में बाबू, उपापचयन कितने तरह के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन, अपचयन और उपचयन, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। तो कैटाबॉलिज्म में याद रखिएगा कि सर इसमें ब्रेक डाउन होता है, माने टूटने के बाद ये सामान्य सिंपल फॉर्म में ये स्थानांतरित हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, रूपांतरित हो जा रहा है। दूसरे तरफ में हम लोग क्या देखेंगे, इसमें बगल वाला जैसे एनाबॉलिज्म में आइए। अब एनाबॉलिज्म में क्या होता है, थोड़ा साइड इसको दे दिया जाए। चलिए अब एनाबॉलिज्म में क्या होगा बाबू, एनाबॉलिज्म में सर इसमें निर्माण होता है, यानी जितना भी सिंपल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म बोलने का मतलब हो गया, मान लीजिए कि छोटे छोटे फॉर्म में किसी दिन आप चावल खाए, किसी दिन दाल खाए, किसी दिन अंडा खाए, किसी दिन आप चिकन खाए, चलिए मटन भी खा लिए, मछली भी खा लिए, पालक का साग भी खा लिए, मतलब छोटा 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 आप सिंपल फॉर्म लिए। अब छोटा छोटा, अब एक ही दिन है, आप ऐसा थोड़ी है कि एक ही दिन में आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल यही खाते हैं। अरे यहाँ तो मोतिहारी में अधिकांशतः बच्चा को चावल और सोयाबीन का सब्जी मिलता है, ताकि आसान है बनाना, चावल और सोयाबीन का सब्जी, ठीक है। दूसरी बात, हम भी थोड़ा वही पसंद करते हैं, समय कम रहता है, जितना जल्दी खा लीजिए। अब देखिए हम लोग के पास भी समय नहीं है, अब 1 घंटा बीच में गैप रहता है, हम लोग तुरंत खा के आते हैं। अब मान लीजिए 1 घंटा में जाके चावल, दाल, सब्जी, झूड़ी, पकौड़ी बैठ के एकदम बढ़िया से खाएंगे, चोखा चटनी सब, तब पता चलेगा, पापड़ तिलौड़ी, तब पता चलेगा ना कि खाते खाते वहीं पे सो जाना पड़ेगा बाबू। ये सब प्रक्रिया 2-3 घंटा का है लगभग। 2-3 घंटा का होने का मतलब हुआ ये सब प्रक्रिया है कि खाइए, फिर सोइए, सो के जगिए, स्नान स्नान करके फिर तब आइए क्लास कराने गर्मी के मौसम में, होगा कि नहीं।
लेकिन भाई उससे आसान है चावल और सोयाबीन का सब्जी, जितना जल्दी वो खाए या चल दिए। सप्ताह में एक दिन संडे को इसीलिए ब्रेक रखा जाता है कि उस दिन थोड़ा बढ़िया से आप एकदम पूरा विधि के साथ बैठ के खाइए। संडे के दिन बढ़िया से चावल दाल सब्जी बढ़िया से बनाइए भाई, पापड़ तिलौड़ी तिलौड़ी झापड़ जो खाना है खाइए, लेकिन इस संडे के दिन। अब मान लीजिए कि हर रोज आप नॉन वेजे खाइएगा, और रोज दही पता चले आधा केजी रोज खाइए, क्लास में आके यहीं पे भंगवाइएगा, तो होता है कि नहीं। आप लोग का भी बिजी शेड्यूल हो गया है, सुबह से लेके शाम तक लगभग बैचे हो जा रहा है, पता नहीं चल रहा है कब रेस्ट है कब बैच है। तो बाबू ये बहुत कठिन जो आपका समय जो चल रहा है ना, बड़ी कठिन समय चल रहा है, ये बड़ी रॉयल टाइम है। इसी में संघर्ष के साथ कुछ कर लिए तो कर लिए, नहीं तो इसके बाद कुछ नहीं होने वाला। जो स्टूडेंट 11th को वेस्ट कर दिया, मतलब फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर समझ लिया, उसका पूरा जीवन में रेस्ट हो जाता है, वो आराम से रहता है। कुछ लोग गांव देहात में जाके देखिए, एकदम बढ़िया से मौज मस्ती से दिन में 10 बजे सो के जगता है। हम लोग 10 बजे सो के जग सकते हैं, 10 बजे तक हम लोग 3-4 को बैच निपटा देते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं बात को? तो कैसे हम लोग सोएंगे भाई? अब आप लोग 10 बजे तक सोइएगा तो 3-4 को बैच आप लोग का छूट जाएगा, पता चला कि हो गया क्लास आज बंद, बंक मार दिए। तो इसीलिए जब जब तक अपने लाइफ में बिजी नहीं रहिएगा तब तक फायदा नहीं होने वाला है, मतलब मनी नहीं आएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो इसलिए मनी के व्यू से भी सोचिए, पैसा तभी आएगा जब आप अपने जीवन में बिजी रहिएगा। आप बिजी रहिएगा तो उससे आपका वैल्यूएशन भी बढ़ेगा। इजिली अवेलेबल कहीं होना अच्छा बात थोड़ी होता है। इजिली अवेलेबल, मान लीजिए कि ठीक है अभी इजिली अवेलेबल है तो लोग आपका वैल्यू नहीं करेगा। जिस दिन अगर आपके पास समय नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत आपका वैल्यू धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा। ये जरूरी है। अभी जानते हैं इसलिए बता रहे हैं, अभी शनिवार के दिन कुछ लोग गया है तो घर पे खाते खाते बेचारा को मालजारी पकड़ लिया है। देखिए अभी नहीं आया है, सब घरे पे रुका होगा। जो गया है घर पे रुक गया, का है बढ़िया खाना मिल रहा है भाई, इतना सुख चैन छोड़ के अब मोतिहारी में जाके बर्तन धोना पड़ रहा है। सुबह उठते अभी आंख बढ़िया से नहीं खुला रहा है, आंख मिचते मिचते बर्तन धोना है। शाम में जाओ तो पढ़ के इधर से फिर बर्तन धोने वाला प्रक्रिया है, तो इसमें तो परेशानी होगा ही। तब घर पे जाएगा बच्चा, वहां जाके रेस्ट करेगा। तो मान लीजिए कि इस तरह से जाके अगर घर पे रुक जाए 2-3 दिन के लिए रेस्ट करे, तो फिर समय उसका वेस्ट ना हो रहा है जी। तो इसलिए फर्स्ट ईयर इज द रेस्ट ईयर, बिल्कुल भी नहीं सोचना, नहीं तो पूरा जीवन ही रेस्ट बन जाएगा। फर्स्ट ईयर में बाबू आपको मेहनत करना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर ही सबसे मेन चीज होता है। 11th में जो चीजें आप पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अच्छा 11th और 12th दोनों साल मिला के नीट का एग्जाम होता है, एक बार निकल जाएगा ना, समझिए पूरा जीवन आपका एकदम मजा मजा है। लेकिन नहीं निकला ना तो दर दर की ठोकर खानी पड़ेगी। तो इसीलिए 2 साल का टाइम अपना निकालिए, किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई बहस नहीं, कोई कुछ भी कहे कुछ भी करे उससे मतलब नहीं रखना है। घर पे हम लोग को लेट हमेशा नहीं जाना है, हर शनिवार को नहीं जाना है, थोड़ा घर पे भी वैल्यू बनाना है। समझ रहे हैं? नहीं तो आपसे ज्यादा पड़ोसी वाला को चिंता रहेगा। देखो ना, पता ना मोतिहारी रह के पढ़ता है, हर शनिवार के घर ही आ जाता है, पता ना इसको कौन सी घटा रहता है, यही बोलेगा वो सब। बगल वाला घर वाला से ज्यादा चिंता वो सबको रहता है। तो इसलिए आप लोग को पढ़ाई पे ध्यान रखना होगा। अच्छा एक बात बताइए, कैटाबोलिज्म में क्या होगा सर? कॉम्प्लेक्स चीजें, जटिल चीजें टूटकर सिंपल फॉर्म में बदल जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, स्थानांतरित हो रहा है। इसमें सिंपल फॉर्म, मान लीजिए कि जैसे हम यही बात बता रहे थे चावल दाल सब्जी, तो मान लीजिए किसी दिन चावल मिला, सब्जी मिला, दाल मिला, घर गए तो पापड़ तिलौड़ी सब मिल गया, चिकन वकन मिल गया, मटन मिल गया, दही वही सब मिल रहा है आपको। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको थोड़ा थोड़ा मात्रा में ना सब मिल रहा है, तो ये सब आपके शरीर में एकत्रित होता है, एकत्रित होकर बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ये क्या चीज में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें जी? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि जटिल अवस्था हो गया, तो यानी कि यहाँ पे सिंपल फॉर्म से बाबू सामान्य अवस्था से किसमें बदल गया है? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल गया है। यहाँ लिख दें कन्वर्जन। कन्वर्जन मतलब होता है बाबू रूपांतरण। रूपांतरण, रूपांतरण मतलब क्या हुआ? माने सामान्य अवस्था से जटिल अवस्था में, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदल जाना, उसको रूपांतरण कहते हैं। ठीक है, यानी सामान्य या सरल अवस्था से किस में बदल गया है? तो सर ये जटिल अवस्था में बदल गया है। तो जब सामान्य अवस्था से जटिल अवस्था में बदल गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एनाबोलिज्म कहा जाएगा। बात समझ में आया?
तो यानी कि यहाँ पे सामान्य अवस्था से जटिल अवस्था में कन्वर्जन होता है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है। तो यहाँ भी कन्वर्जन हो रहा है, लेकिन यहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है और वहाँ सिंथेसिस हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे यहाँ आप बोल सकते हैं बाबू कि इसमें क्या हुआ है, फॉर्मेशन ना हो रहा है जी। फॉर्मेशन मतलब निर्माण, और यहाँ क्या हो रहा है, ब्रेकडाउन, मतलब यहाँ टूट रहा है और यहाँ जुट रहा है। चलिए इसको बनाइए जरा, एक मिनट जरा समय दीजिए, इसके नीचे एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। अब ये लिखवाएंगे बाबू, इसका एग्जाम्पल कैसे लिखिएगा कैटाबोलिज्म का? क्या वो तो टूटता है, लेकिन प्रोसेस क्या है आपको यहाँ प्रोसेस बताना है। मान लीजिए ठीक है, ग्लूकोज, आप जो ग्लूकोज को लेते हैं ना, तो ग्लूकोज जाके आपके टिश्यू में स्टोर रहता है, तो उसके लिए आप ऑक्सीजन को लेते हैं। क्या नहीं, तो ब्रेकडाउन, तो ब्रेकडाउन जो हो रहा है, इसको कौन सा प्रोसेस नहीं यहाँ लिखना है, प्रोसेस कौन सा बोलिएगा, डाइजेशन। ये सब पाचन में रहेगा, मैंने इसको आप लिख दीजिए डाइजेशन। अरे किसी का ग्लूकोज टूटे तो चाहे कुछ टूट रहा हो, पाचने में ना आएगा, प्रोसेस पाचन होगा, डाइजेशन। यानी ये डाइजेशन जो है आपका, पाचन जो है, ये कौन सा प्रोसेस है, कैटाबोलिज्म की एनाबोलिज्म, कैटाबोलिज्म। सर इसमें टूटता है ना जी। अच्छा ये जानते हैं, एक और तो सरल तरीका है याद करने का, कैटाबोलिज्म नाम से नहीं आ रहा, कैटाबोलिज्म ने काटा जाता है, तो जो उसमें टूटने वाला टूटता है उसको आसानी से याद कर लीजिएगा, कैटाबोलिज्म। अच्छा डाइजेशन, और बोलिए एक्सक्रीशन जो होता है, उत्सर्जन, काहे नहीं बोल रहे हैं जी, उत्सर्जन में चावल दाल सब्जी जो खाते हैं, का सुबह सुबह चावल दाल सब्जी निकलता है? नहीं सर, टूट के नहीं निकलता है जी। चावल दाल सब्जी डायरेक्ट थोड़ा निकलता है, तो टूटा हुआ फॉर्म में निकलता है, वो तो छोटा छोटा बन जाता है सर, पेस्ट के फॉर्म में निकलता है। चाहे मान लीजिए कि वो लिक्विड फॉर्म में भी ज्यादा खा लिए रात में, तो लिक्विड फॉर्म में निकल जाएगा। ठीक है, हाँ, तो इसको मान लीजिए कि ये तो उत्सर्जन जो होता है चावल दाल सब्जी के रूप में थोड़े होगा, ऐसा थोड़ी चिकन बाहर निकल के कूद रहा है, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए इस बात को याद रखना है कि उत्सर्जन में भी टूटता है। अच्छा बाबू, रेस्पायरेशन जो आप करते हैं, रिस्पायरेशन में जो आप करते हैं, आप जो कह रहे थे ना ग्लूकोज का टूटना, हाँ, ऑक्सीजन जाता है ना, तो कुछ न्यूट्रिएंट्स जो आपके बॉडी में पहले से स्टोर है वो नहीं टूट पाता है, ऐसे उसका डाइजेशन नहीं होता, एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, तो उसके लिए आप ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन आता है तो उसको तोड़ता है, और तोड़ने के क्रम में ऑक्सीजन बदल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, और तब आप कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। इसका मतलब सर रेस्पायरेशन भी, श्वसन भी क्या है, तो श्वसन भी उप माने कैटाबोलिज्म होता है। ठीक है, हाँ जी, पौधों में होने वाली प्रोसेस हो गया। हाँ हो जाएगा बिल्कुल, इसको नोट करिएगा, हम बता देते हैं। वो भी तो लिविंग का ही ना प्रोसेस है, सजीवों का ही ना गुण है। अच्छा बाकी है क्या, तो डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन। ठीक है, अच्छा इधर भी लिख लीजिए भाई, नहीं तो ये बुरा मान जाएगा। इसमें बोलिए ग्रोथ का होना, बाबू वृद्धि, आपको वृद्धि जो आपको होता है वो धीरे धीरे आप में ग्रोथ ना हो रहा है, तो आप जितना भोजन भोजन लीजिएगा, जैसे जैसे भोजन लीजिएगा उससे आपको क्या प्राप्त होगा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट, मिनरल, खनिज, ये सब एक साथ एकत्रित होके आपके बॉडी को ऊर्जा पोषण देता है, जिसके कारण आपका हमारा ग्रोथ होता है कि नहीं। अगर मान लीजिए कुछ लोग खाना खा रहे हो लेकिन पूरा पोषण यानी पोषक तत्व तो अगर पूरा नहीं ले रहे हो, तो उनको हो जाता है कुपोषण। कुपोषण का मतलब हुआ देखिएगा, पेटवा हो जाता है बोरा, अदे हो जाता है डोरा, मतलब समझ रहे हैं, तो पेट पूरा निकल जाएगा, शरीर एकदम पतला हो जाता है, तो उसको बोला जाता है पेट बोरा, देह डोरा। ठीक है, मतलब कुपोषण, वो माल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यानी ग्रोथ, वृद्धि जो होता है, इस वृद्धि में टूट रहा है कि बन रहा है, सर टूटेगा तो हम लोग बढ़ते कैसे, घट ना जाते जी, तो इसलिए वृद्धि क्या होता है, एनाबोलिज्म होता है। अच्छा पोषण का होना, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन जो है यानी पोषण, ये क्या होता है, पोषण जो आपको प्राप्त होता है जिससे ऊर्जा आपको मिलता है, तो पोषण भी क्या है जी,
एनाबोलिज्म है, प्रोसेस पूछा जाता है कि न्यूट्रिशन कौन सा प्रोसेस होगा। ठीक है, चलिए इसको नोट करिए पहले। अभी बहुत कुछ धीरे धीरे हम लोग को सीखना है, अभी सब बेसिक है यानी बउआ वाला चीज है, तो ज्यादा यहाँ दिमाग नहीं लगाना है। जब हम लोग कंसेप्ट पे चलेंगे, सिलेबस पे, सिलेबस बहुत जल्द शुरू होने वाला है आप लोगों का। ठीक है, इसको एक बार उतार लीजिए। चलिए हो गया, तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने दिया जाए। कल से हम लोग पढ़ेंगे जैसे ये ग्रोथ, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रीशन, रिस्पायरेशन, इन सभी के बारे में भी पढ़ा जाएगा। ठीक, थैंक यू।